थोरेसिक सर्जरी के बारे में आप बताएंगे कि ये किस तरह से होती है? हमारे व्यूवर्स अगर समझना चाहेंगे कि लंग्स, फूड पाइप या एसोफेगस क्या होता है ये अलग? चेस्ट फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट जिस बीमारियों का इलाज दवाइयों से करते हैं, वही थोरेसिक सर्जन उन बीमारियों का इलाज ऑपरेशन से करते हैं। लंग्स की प्रॉब्लम क्यों बढ़ती जा रही है हमारे समाज में? हमारी जो बॉडी की साइंस है उस पे एक्सटर्नल फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, तो बॉडी को सिर्फ पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स को हील करना है, साथ में स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स को हील करना है, साथ में स्ट्रेस के हार्मफुल इफेक्ट्स को हील करना है। 100 चीज़ों का एक सेल को अगर मॉडिफिकेशन और जेनेटिक्स को ठीक करना है तो बॉडी ओवरड्राइव में चली जाती है, और यही ओवरड्राइव से कैंसर बनता है। आपका अच्छा काम जो बॉडी कर रही थी, इस सेल जो खराब हो गया है उसकी हीलिंग कर रही थी, अब बार बार रिपीटेड साइकिल्स ऑफ हीलिंग से वो वाले सेल्स जो एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स हैं वो ज़्यादा बनने लगते हैं, तो उसे हम कैंसर कह देते हैं। स्मोकिंग कितना डीप इफेक्ट करती है लंग्स को? जहाँ तक आप असर की बात कहें तो बच्चों में अस्थमा, हाँ। बड़ों में सीओपीडी, इन्फेक्शंस ज़्यादा हो जाना, कैंसर हो जाना, ये चारों ही बीमारियाँ स्मोकिंग से और लंग कैंसर से दोनों से बढ़ती हैं। कल जैसे हम देख रहे हैं रोबोटिक सर्जरीज काफ़ी हो रही है, वो कितना ये रिप्लेस करेगा क्या कुछ सर्जन्स या डॉक्टर्स? जेफरी हंटन जो फादर ऑफ एआई माने जाते हैं, उन्होंने जिक्र किया कि टिपिकल मैकेनिकल टास्क्स हैं उसमें एआई अभी तक उतना इवॉल्व नहीं है उनके हिसाब से भी। कई बार एनाटॉमी अपने आप में अलग होती है, जैसे मैंने आपको बताया लंग्स में अक्सर ऐसा होता है। दूसरा ये होता है कि कई बार बीमारी की वजह से चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो अब आप एआई को क्या उस लेवल तक ट्रेन कर पाएंगे? वेलकम बैक टू माय चैनल मिनट्स ऑन माउंटेन्स। और फिर से मैं आपका एक स्वागत करता हूं बहुत ही अच्छे हमारे रेपुटेड गेस्ट के साथ में। और हमारे दिल्ली के बहुत ही एक्सपर्ट सर्जन हैं हमारे साथ में, डॉक्टर पल्लवी। और उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और काफ़ी सारी बात करेंगे उनके बारे में कि उन्होंने काफ़ी, जैसे थोरेकिक सर्जन है वो हमारे दिल्ली में स्पेशलिस्ट है, काफ़ी कैलाश हॉस्पिटल नोएडा, और उनका अपना क्लिनिक भी चलता है दिल्ली चेस्ट सर्जरी क्लिनिक के नाम से। और काफ़ी उन्होंने अपना प्राइवेट के साथ में उन्होंने गांव में जाकर के सामाजिक कामों में भी काफ़ी योगदान दे रहे हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में भी जुड़े हुए हैं वो। तो जितने भी अब थोरेकिक सर्जन का काम क्या होता है कि अगर हमारे जो फेफड़े, जो लंग्स है, उनकी देखभाल कैसे करी जा सकती है, और अगर कुछ इशू है, कुछ कंसर्न है, तो उसके बारे में एक सही एक्सपर्टीज़ लोगों के साथ में, अपनी टीम के साथ में उसको कैसे वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, एक नई ज़िंदगी देना किसी भी इंसान के लिए। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर पल्लवी का। वेलकम टू माय शो। नमस्कार। नमस्कार। तो आप हमें बताएंगे कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी थोरेकिक सर्जरी के लिए? आपने जो ये एक्सपर्टीज़ चुना मेडिकल लाइन में, तो स्टार्टिंग आप बता सकते हैं कहाँ से शुरू किया? अगर हम बात पुराने समय की बात देखें, जब मैं 10th या 12th में होती थी, तो हमारे टाइम पे बहुत ही सिंपल था। ये कोई चॉइसेस होते ही नहीं थे, करियर ऑप्शंस नहीं होते थे। तो हम राइट। लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से होते थे, अगर पढ़ने में अच्छा है तो फिर या तो आप डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम भी दिया, डॉक्टरी का भी दिया। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करना चाहती हूँ लाइफ में, ओके। और जस्ट बिकॉज मेडिकल के एग्ज़ाम का रिजल्ट पहले आ गया, मैं डॉक्टर बन गई। अगर मुझे उस समय पे जिस कॉलेज में मैं एडमिशन चाह रही थी उस पर नहीं मिला होता, तो मैं फिर इंजीनियरिंग का भी एग्ज़ाम देती, तो शायद रास्ता मुड़ जाता। मेरे लिए ये जर्नी इस पे नहीं है कि मैंने चॉइसेस कैसे ली, ओके। ये है कि मेरा इसमें दिल लग गया। मैं एमबीबीएस में घुसी थी, मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ओके। तो मेरे पेरेंट्स और मेरे सारे एक्सटेंडेड फैमिली सोचती थी कि ये तो थोड़े दिन का शौक है, ये इसको कर नहीं पाएगी, इसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। अच्छा। इलाज करना, वॉमिटिंग, ये वो शुरू शुरू ओके। के दिनों हाँ। में बड़ा ऐसे लगता है कि हमारे बच्चे बिल्कुल साउथ दिल्ली में पले बड़े हैं, इनके लिए ये चीज़ है ही नहीं। राइट। फिर जब लेकिन मैं घुसी, तब मैंने दो चीज़ें एक साथ 2 साल के अंदर अंदर मेरे दिल से जुड़ गई। एक था कि मुझे हीलिंग, एक कॉन्सेप्ट कि हम किसी और की लाइफ में सिर्फ बात करके भी अगर एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा मेरे लिए था कि उस समय पे मैंने समझा कि कैसे हमारे देश में हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा समस्या है ज़्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि 80% हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक्चुअल सही इलाज अफोर्ड ही नहीं कर पाती। राइट। तो मुझे ये 2 चीज़ें लगीं कि ये 2 चीज़ें करने में मेरे को लगा कि मैं अपना समय अच्छा बिताती हूँ, और सिर्फ़ इसलिए मैं इस जर्नी में आगे बढ़ती रही। जहाँ तक थोरेसिक सर्जरी की बात है, राइट। तो वो मेरे लिए बस ये चॉइस था कि सर्जन बनना, तो एमबीबीएस में आप जाते हैं, आप सारी स्पेशलिटी का एक्सपोज़र होता है, हाँ। आपको क्लैरिटी होती है कि भई
5 साल में हर इंसान सब कुछ देख के ये फैसला कर सकता है कि मुझे कौन सी स्पेशलिटी में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि हर इंसान उसी हिसाब से अपना फैसला लेता है। कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके से फैसला लेते हैं कि मेरी वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होगा। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे फैसला लेते हैं कि मुझे क्या सबसे ज़्यादा पसंद है। और कुछ लोग इसलिए भी फैसला लेते हैं कि सक्सेस का मार्केट में कौन सा फॉर्मूला है जो ज़्यादा चल रहा है। तो ये तीनों ही चीज़ें अपने आप में सही हैं, बट मेरे लिए था कि मुझे जो पसंद है मैं वही काम करूँ। फिर जब मैं सर्जन बन गई उसके बाद फिर पीजीआई से हम निकले, नए-नए निकले थे, तो बड़ा शौक था कि वॉर एरियाज़ में जैसे होते हैं ना, जहाँ पर लड़ाई चल रही है, वहाँ पर सर्जन की सबसे ज़्यादा वैल्यू है कि आप बिल्कुल किसी का पैर में चोट लग गई है, किसी को गोली लग गई है और आप उसमें एक्टिवली होके बचा रहे हैं, तो मैं वो करना चाह रही थी। तो मैंने आर्मी के लिए एग्ज़ाम दिया। मैं फर्स्ट आई थी मार्क्स में, लेकिन मेडिकल के तौर पे रिजेक्ट हो गई थी। तो मुझे लगा कि मैं और क्या कर सकती हूँ, तो मैंने एक संस्था है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, मेडिसिन सैन फ्रंटियर्स, ये फ्रेंच बॉर्न ऑर्गेनाइजेशन है जो आज भी काम करती है। अगर हम गाज़ा में देखें तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ऑर्गेनाइजेशन वहाँ भी काम कर रही है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जब अप्लाई किया तो उन्होंने भी कहा कि हाँ सब अच्छा है, लेकिन उन्होंने मुझे 2 चॉइसेस दिए। वो कहते हैं कि वॉर में आपने जनरल सर्जरी तो सीख ली है, लेकिन या तो हमारे पास गायनिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए या लंग्स के क्योंकि ज़्यादातर गोली सीने में लगती है, तो लंग्स का एक्सपोजर होना चाहिए। तो वहाँ से मुझे लगा कि थोरेसिक सर्जरी एक चीज़ है जो मैं अगर अपने इसमें इनकलकेट कर लूँगी तो मेरा वहाँ पर मैं ज़्यादा अच्छा काम कर पाऊँगी। तो उस वजह से मैंने थोरेसिक चुना। लेकिन फिर वही हुआ जो मेरा एमबीबीएस के टाइम पे हुआ था कि मैं एक बार थोरेसिक सर्जरी में घुसी थी। मैं टाटा हॉस्पिटल में मैंने सबसे पहले ट्रेनिंग ली थी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। और वहाँ मैं एक बार थोरेसिक में घुसी 2013 में, और आज तक मेरे को और कोई सर्जरी करने में अब मन ही नहीं करता है। अच्छा, तो इसलिए मेरा ये हो गया, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर में हम निकलते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक लड़की जिसकी उम्र थोड़ी कम है, तो पेशेंट्स के मन में ये हेजिटेशन रहती ही है कि हमें एक सीनियर डॉक्टर, और एक जो हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ चेंज हो रही है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं बढ़े हैं, लेकिन एक पेशेंट के मन में जो दूर दराज से आते हैं, कई बार एक हल्का सा खटका ये भी होता है कि क्या लेडीज़ उतना अच्छा कर सकती हैं। लेकिन अगर आप पैशनेट हो तो आप अपनी जगह बना लेते हो, और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक अपनी जगह सिर्फ और सिर्फ अपने इस प्रोफेशन से प्यार की वजह से बनाई है। लोगों से जुड़ते हैं तो लोगों को ये शायद महसूस होता है कि हाँ, ये इंसान यही काम करना चाहता है, इसी के लिए पैदा हुआ है, और लोग जुड़ते जाते हैं। काफ़ी इस समय का सोसाइटी स्ट्रक्चर भी ऐसा बन चुका है जो आपने क्लियर किया था कि लोगों के अंदर झिझक काफ़ी होती है कि लड़कियों को लेके, लेडीज़ को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आता है ना, वो व्यवहार का आता है, जो हमने देखा है काफ़ी लोगों में। तो पेशेंट होता है ना, वो लेडीज़ से काफ़ी जल्दी अटैच्ड हो जाता है। उनको लगता है कि नहीं, ये चीज़ें ट्रीटमेंट वगैरह प्रॉपर अब मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ आजकल। तो वो चेंज हो रही है धीरे धीरे, सोसाइटी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अब जैसे मैं वापस अगर आना चाहता हूँ आपसे, अगर ये पूछता हूँ कि जैसे बचपन में आपने आगे बढ़ते चले गए थे थोरेसिक में, और आपने एमबीबीएस करी, फिर आगे बड़े मेडिकल लाइन में आना था। बहुत से लोग सोचते हैं और कहीं ना कहीं वो उस टाइम पे अटक जाते, फिर उनको अपना रास्ता बदल लेना पड़ता है। कभी कुछ ऐसा रेसिस्टेंट आया आपकी लाइफ में? एक्चुअली मेरे फादर भी नहीं चाहते थे कि मैं सर्जिकल स्पेशलिटी में जाऊं। मेरी फैमिली में एक ही डॉक्टर है, मेरे मामा जी, वो भी नहीं चाहते थे। उन्होंने बहुत बताया कि कैसे सर्जन बनना बहुत मुश्किल, सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं, जेंट्स के लिए भी काफ़ी हद तक मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें एक अलग लेवल की पर्सनालिटी बन जाती है आपकी। आप क्योंकि आपको हर समय एक लीडरशिप रोल में रहना है, आपके एक टीम वर्क में काम करना है। कि अब ये नहीं होता कि अगर मैं ऑपरेशन कर रही हूँ और मेरी नर्स की गलती है तो मैं कह दूंगी कि भाई मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा लगती है। तो कई बार लोगों को इससे डर भी लगता है। कुछ लोगों को जैसे खून देखकर ही डर लग जाता है, वो तो एमबीबीएस के दौर पे ही सोच लेते हैं कि भाई मुझे नहीं करना है। और कुछ लोग होते हैं जिनको इसी से एक स्ट्रेंथ मिलती है। जैसे मैं अगर आपको सही मायने में कहूँ तो मेरे लिए सर्जरी इज इक्वल टू मेडिटेशन। क्योंकि जिस समय मैं ऑपरेशन कर रही होती हूँ तब ना तो मेरे को अपने परिवार के बारे में सोचना होता है, ना मुझे ये सोचना होता है कि ये जो मरीज जिसका मैं ऑपरेशन कर रही हूँ उसका परिवार क्या है या उससे मेरी क्या बातचीत हुई है। उस समय ये भी नहीं होता है कि एक बड़ी सर्जरी अगर हम कर रहे हैं तो पूरा ऑपरेशन के बारे में भी दिमाग में नहीं होता। वो जो स्टेप हम कर रहे हैं
दिमाग सिर्फ उस पे फोकस कर रहा होता है क्योंकि हमें पता है कि 1-2 मिलीमीटर के अंतर से ही काफ़ी नुकसान हो सकता है किसी भी इंसान को। बिल्कुल, और सर्जरी एक ऐसी ब्रांच है, मैं आपको बताऊँगी, कि जिसमें बहुत ज़्यादा ना आपके खुद के एक्शंस से आउटकम का डायरेक्ट कोरिलेशन है। ओके, जैसे अगर डॉक्टर ने आपको दवा दी, वो दवा सूट नहीं की, तो ऐसा नहीं होता है कि जान को खतरा बन जाएगा। लेकिन ओके, अगर कोई सर्जन आपका ऑपरेशन कर रहा है वहाँ और पे है, उसने छोटी-सी एरर कर दी और जिससे किसी की जान चली जाए, राइट, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ़ उस फैमिली पे ही नहीं होता है, आप पे भी होता है। तो दिस इज़ लाइक परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स। ओके, जैसे आपकी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेटर होता है, हम उनको भगवान भी बना लेते हैं और बहुत जल्दी उनको बिल्कुल बिल्कुल ज़मीन पे लाके डाउनफॉल खड़ा कर कर देते देते हैं हैं, कि ऐसा कैसे कर दिया। राइट, तो वही, ये एक परफॉर्मेंस है, एक स्टेज परफॉर्मेंस है, जिसमें आपका जज सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका पेशेंट नहीं है, भगवान भी नहीं है, आप खुद हो जाते हो। क्योंकि ओके, आपको एक टाइम के बाद 10-12 साल तक करने के बाद वही सेम स्टेप्स करते-करते लगने लगता है कि अब मैं ये कर सकती हूँ, और फिर एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस आता है, जब किसी एक ऑपरेशन में रियलाइज़ होता है कि ये मैं इतने बार ये कर रही थी हुँ, और फिर आज फिर भी इसमें ये चैलेंज था। हर बार एक नया चैलेंज देखने हर को मिलता बार है, ये चीज़ आपको चैलेंज देती है और आपको सारी चीज़ों को ट्यून आउट करके उस स्टेप पे फोकस करना, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई मेडिटेशन होता है। और मैं तो मानती हूँ कि जब मैं ऑपरेशन कर रही होती हूँ तो मेरा मेडिटेशन अपने आप से हो जाता है। राइट, एक्चुअली मेडिटेशन का मतलब भी है कि आप जिस चीज़ को कर रहे हैं, कई बार लोग बैठ कर के भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके माइंड में काफ़ी चीज़ें चलती हैं, तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो मेडिटेशन और मेडिटेटिव स्टेज ही ये होती है कि आपका फोकस अर्जुन की तीर की प्रेजेंट तरह मोमेंट। रहता है कि वो मछली की आग पे ही मारना है, हाँ, दुनिया के बारे में नहीं सोचना है। एग्जैक्टली। तो इसमें अब थोरेसिक सर्जरी के बारे में आप बताएंगे कि ये किस तरह से होती है? हमारे व्यूवर्स अगर समझना चाहेंगे कि लंग्स, फूड पाइप या एसोफेगस क्या होता है ये अलग-अलग? तो थोरैक्स एक लैटिन का शब्द है, ठीक है? जो पुराने ज़माने की रोमन लिटरेचर में ही ये सारी चीज़ों के, हमारी मेडिकल साइंस के नाम बने थे, और क्योंकि हमने एलोपैथी उनसे अडॉप्ट की है, तो ओके, हम उस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं, ठीक है? लेकिन जो भी आपकी गर्दन के नीचे का हिस्सा है और पेट के ऊपर का हिस्सा है, उसे हम एनाटॉमिकली, मतलब हमारी मेडिकल टर्म्स में उसको थोरैक्स कहते एनाटॉमी, हैं। इसमें क्या-क्या आता है? इसमें सबसे पहले अगर बाहर से अंदर चलें तो सबसे पहले हड्डी का केज आता है। तो हड्डी के केज में राइट, क्या दिक्कत हो सकती है? एक होता है कि हड्डी टूट सकती है, चोट लग गई आपको जिसमें चेस्ट ट्रॉमा हो गया। तो ज़्यादा हड्डी टूट जाती है और वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, तो हम उन हड्डियों को जोड़ सकते हैं, जिससे आपका वेंटिलेटर स्टे और हॉस्पिटल स्टे कम हो सकता है। दूसरा, हड्डी में क्या हो सकता है? इन्हीं हड्डी में कोई ट्यूमर आ सकता है। राइट, तो हर एज के अलग-अलग ट्यूमर्स होते हैं, बट कई ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिनका इलाज भी उनको काट के किया जाता है। उसके बाद फिर चेस्ट वॉल एक बार आपकी निकल गई, उसके अंदर क्या आया? उसके अंदर आपके 2 लंग्स हैं। लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में एक लाइनिंग की लेयर होती है जिसे हम कहते हैं प्लूरा। तो लंग्स की बीमारियाँ हो सकती हैं आपको, प्लूरा की बीमारियाँ हो सकती हैं। प्लूरा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने आपके लंग्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है। फिर हम और उसके कवर बाउंड्रीज़ पे आएँ तो नीचे डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या होता है? ये एक मसल है ओके, जो आपके पेट को आपके लंग्स से सेपरेट रखती है। ओके, तो डायफ्राम की भी बहुत सी पैथोलॉजीज़ ऐसी होती हैं जिसमें फिर हमें इलाज करना पड़ता है। फिर हम और बीच में आते हैं तो सबसे आगे तो आता है आपका दिल। तो हाँ, सीटीवीएस सर्जन्स जो होते हैं, कार्डियोथोरैसिक सर्जन्स, वो हार्ट की सर्जरी सबसे ज़्यादा करते हैं हमारे देश में। और जो थोरैसिक सर्जन्स हैं वो हार्ट छोड़ के बाकी सारे थोरैसिक प्रोसीजर्स करते हैं। ओके, हार्ट के पीछे फिर आपका आता है फूड पाइप और सांस का पाइप। इन दोनों में भी कोई बीमारी हो तो आप अगर उसकी सर्जरी की ज़रूरत है तो आप एक थोरैसिक सर्जन के पास जाते हैं। ये हमारी सिस्टर ब्रांच होती है पल्मोनोलॉजी से। अब पल्मोनोलॉजी क्या है? पल्मोनोलॉजिस्ट होता है जो डॉक्टर लंग्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। पल्मो मतलब लंग्स। लंग्स, तो विदेशों में न्यूमोलॉजिस्ट बोलते थे, हमारे यहाँ पर पल्मोनोलॉजिस्ट या चेस्ट फिजिशियन। तो चेस्ट फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट जिस बीमारियों का इलाज दवाइयों से करते हैं, वही थोरैसिक सर्जन उन बीमारियों का इलाज ऑपरेशन से करता है। राइट, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा और मैं काफ़ी लिंक्स हैं इससे रिलेटेड, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। मैं आपसे अगर एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि लंग्स की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे आसपास के कल्चर एनवायरनमेंट में देखें, तो क्या इसका रीज़न क्या, मतलब आप किसको समझते, पॉल्यूशन को समझते हैं या आजकल लाइफ़स्टाइल ऐसी है? क्या लंग्स की प्रॉब्लम क्यों बढ़ती जा रही है हमारे समाज में? देखिए, ये ना एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हर चीज़ अपना फैक्टर प्ले कर रही है। राइट, अगर हम अपने बॉडी के बारे में एक चीज़ समझेंगे तो हम ये समझेंगे कि कोई भी साइंस, चाहे आप नेचुरल साइंसेस की बात कर लो जो पुराने ज़माने में दादी के नुस्खे हैं, हाँ, फिर आप आयुर्वेदा, होम्योपैथी की बात कर लो,
या आप हमारी एलोपैथी की बात कर लो, जिसमें हम दवाइयों से भी इलाज करते हैं, ऑपरेशन से भी करते हैं। ये सारी साइंसेस हमारी बॉडी की साइंस के आगे फेल है। और क्या ओके। होता है कि पोल्यूशन भी एक बाहर से आने वाला एक फैक्टर्स हैं, उसमें पीएम 2.5 के पार्टिकल्स हैं जो आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके। इसी यस। तरीके से स्मोकिंग है, उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा है स्ट्रेस, जिसकी वजह से लंग्स को नुकसान पहुंच रहा है। आपका वातावरण साफ नहीं है, आपका मेंटल संतुलन साथ नहीं है, आप खाना अच्छा नहीं खा रहे हो, पानी कम पी रहे हो, इन सब चीज़ों से बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है। लेकिन ये बात हमें कोई नहीं बताता कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है इन सबसे लड़ने की। ओके। अगर हम आज से 1950s की बात करें तो टीबी 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 बहुत ट्यूबरकुलोसिस की ज़्यादा। जो बीमारी है, राइट। उसका संक्रमण जितने लोगों में होता था वो सारे ही, तब तक दवाइयाँ नहीं थी हमारे पास। जो हुँ, आज टीबी की दवाइयाँ हैं वो उस समय नहीं थी 1950s में। बिल्कुल, जी। तो क्या कहते थे, पहाड़ों पे चले जाओ, अच्छी हवा में चले जाओ, कुछ लोग ठीक हो जाएंगे। तो वो हुँ, लोग ठीक कैसे हो रहे थे? हीलिंग पावर। वो बॉडी की हीलिंग पावर थी। राइट। अभी क्या हो रहा है कि हमारी जो बॉडी की साइंस है उस पे एक्सटर्नल फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं। तो बॉडी को सिर्फ पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स को हील करना है, साथ में स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स को हील करना है, साथ में स्ट्रेस के हार्मफुल इफेक्ट्स को हील करना है। 100 चीज़ों का एक सेल को अगर मॉडिफिकेशन और जेनेटिक्स को ठीक करना है तो बॉडी ओवरड्राइव में चली जाती है। और ओके। यही ओवरड्राइव से कैंसर बनता है कि अच्छा। आपका अच्छा काम जो बॉडी कर रही थी, इस सेल जो खराब हो गया है उसकी हीलिंग कर रही थी, अब बार बार रिपीटेड साइकिल्स ऑफ हीलिंग से वो वाले सेल्स जो एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स हैं वो ज़्यादा बनने लगते हैं, तो उसे हम कैंसर कह देते हैं। राइट। तो बेसिक है कि मल्टीपल फैक्टर्स का जो स्ट्रेन आपके शरीर पे पड़ रहा है, उससे हमारे शरीर की अपनी नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी कम हो रही है। सिर्फ यही कारण है जिसकी वजह से हमें लगता है कि आजकल सारी बीमारियां लगभग बढ़ रही हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आप समझेंगे तो ये देखेंगे कि लोगों की अवेयरनेस बीमारियों के बारे में बढ़ती जा रही है। लोग देखने राइट। लगे हैं, सोचने लगे हैं। बिल्कुल। तो आज से 10 साल पहले अगर कैंसर का नाम ही लेना टैबू था तो कोई इलाज ही नहीं करा रहा नहीं था। करवाता था, तो वो बिल्कुल। चले जा रहे थे और पता नहीं चल रहा था। हुँ, एक ये भी बड़ा फैक्टर है जिससे हमारी साइंस आज की डेट में कह नहीं सकती है कि कितना इसका रोल है। बट ये बात मैं आपसे ज़रूर सहमत हूँ कि ओवरऑल बीमारियाँ का जो होने का रिस्क है वो राइट। नवजात शिशु से बढ़ रहा है। अच्छा, आप मेंटल राइट। एब्नॉर्मेलिटीज़ देखें तो वो बढ़ रही हैं। हुँ, पोल्यूशन की वजह से बच्चों में अस्थमा की शिकायत बढ़ रही है। हाँ, पहले काफ़ी हो रही अगर है। 100 में से 3 या 4 बच्चों को होता था, राइट। आज 100 में से 30 बच्चों में अस्थमा की शिकायत आ सकती है। ओके। तो क्योंकि हमारा बहुत अच्छा एक होम्योस्टैसिस का बॉडी का जो सिस्टम था, वो बाहर के वातावरण की वजह से फेल हो रहा ये है। सब कुछ इसी की और वजह ये से। कहना कि और एक बड़ा बहुत कॉमन दिल्ली के लिए जो न्यूज़ में बढ़िया बात आता है और मुझे बड़ा अचंभा लगता है कि लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, जो कहते हैं कि एक दिन दिल्ली का पोल्यूशन 10 सिगरेट के बराबर है। हाँ, राइट, बिल्कुल, ठीक काफ़ी है, न्यूज़ ये सुनते हैं हम काफ़ी लोग, कहते करते हैं, बोलते हैं। लेकिन उसमें लोग ये आपसे नहीं कह रहे हैं कि एक आपने 10 सिगरेट का जो पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स हैं हाँ, और साथ में आपने 10 सिगरेट और पी ली, ये सोच के कि भई जब इतना हम पी ही रहे हैं तो 2 और क्या सही। फ़र्क पड़ेगा? तो हाँ, आप अपनी बॉडी को हीलिंग का मौका नहीं दे रहे हैं। इसी से ओके। आपकी बीमारियाँ, चाहे वो सीओपीडी हो, चाहे वो लंग कैंसर हो, ये सारी बीमारियाँ या हार्ट अटैक का रिस्क हो। आजकल कई बार आपको नेशनल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि कम उम्र के किसी इंसान की अचानक डेथ हो गई। राइट, काफ़ी होता है और अभी तो ये रेगुलर होने लगा बहुत है। फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिल रहा है। लोग जिम जा रहे हैं और आते-आते अचानक से हो गया। ये सारी चीज़ें हैं ओवर यूज़ की। ओके। एक है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ओवर यूज़ है कि प्रदूषित एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं। हाँ, दूसरा है कि कुछ लोगों का फिटनेस का ओवर यूज़ है। ओके। आप सप्लीमेंट्स के पीछे पड़े हुए हैं। एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मुझे लगता है कि हमने पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, तो मतलब हेल्दी लाइफ़स्टाइल हमारी एक ये एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट डालती है और हुँ, दूसरा लोग जो आजकल ओवरथिंकिंग जो करते हैं चीज़ों को लेकर एग्ज़ैक्टली। के, स्ट्रेस उसमें भी स्ट्रेस में स्ट्रेस भी से लेके। बॉडी स्ट्रेस को हील करे या आपके एक्चुअल जो फिजिकल सेल्स खराब है राइट। उसको हील करे। हमने अपनी साइंस को खुद ही फेल कर रहे हैं टाइमली काम ना करके। तो और यही इलाज में भी होता है। अगर हुँ, आप आज के टाइम पे देखें तो एआई आ गया है, गूगल सबके फ़ोन पे है। बिल्कुल। तो क्या होता है कि पेशेंट मेरे पास आता है, वो पढ़ के आता है। हाँ, तो काफ़ी अगर होता है। आपके मन में आपने किसी चीज़ पे ओपिनियन बना लिया है पहले से, उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज़ बताएगा, वो आपको कंपैरिज़न में दिमाग चला जाएगा। बिल्कुल। आप अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर से समझ नहीं रहे हैं। हाँ, आप कंपेयर कर रहे हैं कि जो गूगल में लिखा था, उससे ये डॉक्टर कितना बोल रहा है, तब मैं सोचूँगा कि ये डॉक्टर अच्छा है या बुरा। राइट। इसमें हम ये भूल जाते हैं कि जैसे अगर मुझे मकान खरीदना हो, हाँ, तो
मैं इस चीज़ की एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैंने 100 मकान देखे हुए हैं और मैं बता सकूँ कि ये वाले मकान में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। हुँ, और ये बात सही है कि मेरे को भी कोई गलत प्रॉपर्टी डीलर मिल सकता है, तो बिल्कुल। इसी तरीके से आपको किसी डॉक्टर के साथ अच्छा नहीं लगा, वो बात सही है। लेकिन अगर मैं मेजर टाइम रिसर्च करके किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास बात करने जाऊँगी और उसकी हर ऑप्शन को रिजेक्ट करती जाऊँगी, तो मुझे मकान मिलेगा नहीं। राइट, इसी तरीके से इलाज लोगों को कंफ्यूज कर रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि हमारे फ़ोन पे सबको अवेलेबल है। तो मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा टूल है। जैसे चैट जीपीटी से कभी-कभी खबरें राइट, आती हैं कि जो डॉक्टर नहीं डायग्नोज़ कर पाए, वो चैट जीपीटी से पूछ के किसी ने डायग्नोसिस कर ली। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इसको टूल रहने दें, इसको आप डॉक्टर ना बनाएँ। राइट। मतलब ये चीज़ मुझे भी जो समझ में आया है, जहाँ तक ये आया है कि लोग पढ़ते हैं, गूगल करते हैं और सोचते हैं कि नहीं, अगर डॉक्टर ने कुछ बोला है तो उससे बेटर ही कुछ लिखा हो, बट उनको ये नहीं पता होता कि वो सोर्स क्या है। जो सोर्स से गूगल ज़्यादा है कि आपको सोर्स भी, अगर आप वेरिफाइड पबमेड आर्टिकल का हुँ, सोर्स भी अगर आपने देख लिया, राइट, लेकिन अगर आप उस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे, तब आपको उसमें पता चलेगा कि किसमें क्या हुआ। और एक हुँ, बहुत बड़ा स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम आ गया हमारे देश में कि हम लोग सब गूगल में पढ़ते हैं कि एक किसी आर्टिकल में होगा कि 10% लोगों की इस काम करने से जान चली गई। ओके, हम ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर उस एक स्टडी में ऐसा हुआ है, तो उसके अलावा जो और 50 स्टडीज़ हैं, राइट। उसमें क्या हुआ है? उसमें वो नहीं ये हमें देखेंगे नहीं वो। देखा। और जी, वो 10% भी एक ऐसा फिगर है कि आपको नहीं पता आप उस 10% में हो गए या उस 90 में। ये आप जाने से पहले नहीं डिसाइड कर सकते। तो जो हमारा एक विश्वास होता था, जिससे हमारे हुँ, सबकॉन्शियस को एक बल मिलता था कि मुझे ये काम करूँगी तो मुझे इससे फ़ायदा होगा, या मैं ये रास्ता चलूँगा तो मैं कहीं पहुँचूँगा। वो हमने अपनी लाइफ़ से हटा दिया है, क्योंकि हर चीज़ पे हमें शक है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, हम लोगों ने आपने भी सुना ये चीज़ कि आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी आप गूगल कर लो, चैट जीपीटी चले जाओ, लेकिन जो एक एक्सपर्टीज़ होती है ना, वो किसी और के हाथ में ही होती है। और वही चीज़ है कि धीरे-धीरे जब आपका ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है, समझना होता है चीज़ों को, आप उस सोर्स पे जा रहे हैं। आपने ये चीज़ देखा कि वो सोर्स कहाँ पे है, आप मान के चलिए यूनाइटेड स्टेट्स में अगर वो सोर्स एप्लीकेबल है, तो इंडिया की ह्यूमन बॉडी और यूएस की ह्यूमन बॉडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एनवायरनमेंट का फ़र्क है, एनवायरनमेंट का आपके फ़र्क है। जेनेटिक्स का फ़र्क है, राइट, और आपके हैबिट्स का भी फ़र्क है। जैसे हाँ, हम लोग की एक वेजिटेरियन सोसाइटी शुरू से रही है, तो हमारे बॉडी में प्रोटीन कंटेंट कम होता है। हुँ, लेकिन और सब लोग डॉक्टर्स, कुछ डायटीशियंस हैं जो प्रोटीन डाइट, कीटो डाइट के पीछे पड़े हुए हैं। बिल्कुल। क्या वो हमारी बॉडी के लिए जेनेटिकली एप्ट है? ये मुझे भी सवाल पूछना है, और मैं भी इसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करती हूँ। बट मैं लोगों से ये ज़रूर कहती हूँ कि वन साइज़ फिट्स ऑल पे मत जाइए। आप समझिए, आप गूगल और चैट जीपीटी भी करिए, आप एक्सपर्ट से भी मिलिए और एक्सपर्ट से ओपन डिस्कशन कीजिए इसके बारे में कि भई मैंने ये पढ़ा राइट, है और मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, या उस पे भरोसा करूँ या ना करूँ, ये सोचने से पहले आप डिस्कशन कर लीजिए। उसके बाद आपकी अंतरात्मा खुद आपको जवाब देगी कि आपको भरोसा करना है या नहीं। क्योंकि मैं खुद मानती हूँ, देखिए मैंने इतने साल से ऑपरेशन कर रही हूँ, ओके, लेकिन आज तक मेरे पास इसकी कुंजी नहीं है कि किसके साथ कुछ अच्छा आउटकम आएगा या किसके साथ कुछ बुरा आउटकम आएगा। ओके, तो हम वादा हाँ, मरीज़ों से ये श्योर, नहीं करते हैं कि भई आप आँख बंद करके ऑपरेशन करा लो, सब अच्छा होगा। हम कहते हैं कि अगर कुछ होगा तो हमें उसको मैनेज करना आता है। बिल्कुल, क्योंकि भगवान हम भी नहीं हैं, भगवान आप भी नहीं हो, रास्ता चलना। अब कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, हाँ, तो थोड़ा ना पता होता है कि डॉक्टर बनेगा। बिल्कुल, तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो स्कूल नहीं जाएगा, या राइट, उसकी रुझान किस तरफ है। बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जिसकी हमें मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं, चेतना भी नहीं है, हाँ, जिसको हम सोचते हैं कि एक डॉक्टर उसको सुलझा देगा। राइट। ये मुझे लगता है कि गूगल और चैट जीपीटी की वजह से हमारे डॉक्टर्स के और पेशेंट्स के बीच में जो मिसट्रस्ट है, वो इस वजह से बढ़ रहा है। तो थोरैकिक सर्जरी के फील्ड में आपको कोई ऐसा पर्सनल लाइफ ट्रांसफॉर्म ऐसा मोमेंट है आपकी पर्सनल लाइफ में? एक्चुअली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। जी, ये मेरी थोरैसिक सर्जरी से पहले, थोड़े दिन पहले के करियर की बात है। मैं गाँव में जाती थी, जैसे आपको मैंने बता हाँ, रखा है। बिल्कुल, जी, तो हमारे मैं टाटा हॉस्पिटल में थी, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रोजेक्ट का नाम मैं ले नहीं सकती हूँ, बिल्कुल, जिससे हमें कैंसर अवेयरनेस के लिए और कैंसर के मरीज़ जो पकड़े जाएँ उस एरिया में, उनका ओके, जल्दी से जल्दी इलाज हो जाए, उसके लिए फंड अवेलेबल था। हुँ, तो मैं महीने में 5 दिन के लिए जाती थी गाँव में। वहाँ मैंने बड़े अच्छे-अच्छे इंटरेस्टिंग काम किए। 1 मिनट आपको डिटूर होके बताती हूँ। हाँ, जैसे मैंने बिल्कुल, हल चलाया, मैंने अच्छा, ट्रक चलाया वहाँ पर। एक दिन ओके, ट्रैक्टर भी थोड़ा-सा, बैल को कैसे
मैनेज करना है, दूध निकालना, ये सब हम लोग जैसे शहर में पैदा होते हैं तो मेरे लिए बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें थी ये। तो वो सब भी ओके। हम करते थे, तो गाँव वालों से घुल-मिल भी जाते थे, उनसे बातें भी होती थी जिसमें उनके हेल्थ के बारे में हाँ, बात हो, और ये भी होता था। लेकिन मैंने उस समय मैं बड़ी यंग थी और मुझे लगता था कि मैं एक बड़े साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करती हुई यहाँ पर आ रही हूँ, बिल्कुल। और मैं इन लोगों को एक प्रिविलेज दे रही हूँ, मैं उनको एक सौगात दे रही हूँ कि इनका इलाज हो जाएगा। हाँ, ये सोच के मैं अपने आप को बड़ा अपर ग्राउंड समझती थी, और वहाँ पर हमने एक कैंसर का पेशेंट पकड़ा ओके। जिसका इलाज होना था। अच्छा, वो एक बिल्कुल मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी, एक माँ और उनका बेटा था। माँ को कैंसर का से संक्रमण था। मुझे 4 महीने लग गए थे उनको इलाज के रास्ते पे लाने के लिए, और इलाज उनका हमने बॉम्बे में लाके प्रॉपर इलाज प्रायोरिटी पे कराया। जैसे वीआईपीज़ को मिलता है ना सारी अच्छा, लाइनें तोड़ के, वैसे हमने उनका इलाज करा के उनको वापस भेजा, और उनको 1 महीना नहीं लगा उन आदतों पे जाने के लिए जिसकी वजह से उनको कैंसर हुआ था। और वो चीज़ पे मेरे को बड़ी तकलीफ़ हुई कि मैं अपने आप को अच्छा समझती थी कि मैंने राइट। एक अच्छा काम किया। हाँ, फिर मैं गई वहाँ पर, मैंने जाके उनके घर में देखा, फिर मैंने उनके बेटे से मिली और वहाँ के पंचायत के हेड से हुँ, मिली, और मैंने इस सिचुएशन को समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है कि यहाँ के लोग, उसमें बड़ा गुस्सा था कि मैंने इतना अच्छा इलाज बिल्कुल करा उसके राइट बाद ये होगा। चला गया। तो मैं गई, मैंने पूछा, मैंने समझा, फिर मुझे पता चला कि शायद मैंने जो उनका इलाज कराया वो उनके लिए सबसे बड़ा लाइफ का दुख बन गया था, क्योंकि वहाँ के लोगों ने अपने बच्चों को उस लेडी से छूने से मना कर दिया, ये कह के कि छूने से कैंसर फैलता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन वहाँ के लोगों को नॉलेज नहीं है इसकी। फिर उनका वहाँ पर टीवी तक नहीं है वहाँ पर रीचेबिलिटी। ओके। तो क्या लोगों का शाम की एक्टिविटी होती थी कि लेडीज़ अपना आपस में बैठ के गुटखा खाती थी, गपशप बिल्कुल, करती जी। थी। अब ये उनके बीच में बैठती भी थीं, तो इनको अलग रखा जाता था, अलग-थलग रखा जाता था, और अगर ये गुटखा ना खाएँ, तो इनको कुछ अलग ही समझा जाता था, जैसे कि ये तो भई कुछ क्या है। बिल्कुल, तो मैंने उनकी लाइफ़ तो बढ़ा दी, जीवन बढ़ा, हाँ, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ़ जो उनकी वो वही कैंसर है। से वो चली जाती, तो उतनी खराब नहीं होती, जो उनकी आज थी। तो वो मेरे लिए एक बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस था, ये समझने के लिए कि हर चीज़ हम जो साइंटिफिकली एज़ डॉक्टर सोचते हैं, वो ज़रूरी नहीं है हर मरीज़ पे लागू हो। राइट, तो ये चीज़ ये मेरे लिए एक ऐसा मौका था जिससे मैंने उसके बाद से आज तक मैंने पेशेंट की चॉइस को सिर्फ़ ये सोच के नहीं कहा कि भई मैंने 20 साल इसमें पढ़ाई की है तो मुझे ज़्यादा पता है। आज हुँ, की डेट में मैं ये बात को विनम्रता से समझती हूँ कि सिर्फ़ पढ़ाई और सर्कमस्टेंसेस ही नहीं, बहुत से अलग कारण हो सकते हैं किसी भी इंसान का कोई भी फ़ैसला लेने के लिए, और इसीलिए आज की डेट में मैं एक बेहतर डॉक्टर हूँ, क्योंकि मैं आज की डेट में अपने मरीज़ को ये नहीं कहती कि आपका ये इलाज होना चाहिए। ओके, मैं उनको ऑप्शंस बताती हूँ कि ये ऑप्शंस हैं, उसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान हैं। अब आप बताओ कि आप फ़ैसला करोगे या आप मेरे पे छोड़ रहे हो? बिल्कुल, तो इससे मुझे भी काफ़ी हद तक पीस मिलता है कि हुँ, मैंने जो उनके साथ किया वो दोबारा कभी नहीं किया, हाँ, और लोगों को भी मेरे से जुड़ने में ये कम्फ़र्ट महसूस होता है कि भई ये डॉक्टर ये नहीं कह रहा है कि यही करना है, या अगर मैंने कुछ आयुर्वेदिक का या कुछ पूछ लिया तो डॉक्टर हाँ, भड़क जाएगा। बिल्कुल, ऐसा मेरे साथ अब नहीं होता है, जो पहले होता था तब गरम खून था, हम भी सोचते हाँ, थे, जोश में थे, और 4 लोगों से बात करो हमारी कम्युनिटी में तो लोग यही कहते हैं कि भई आपने तो उसका इलाज किया तो इसमें क्या गलत है? हाँ, बिल्कुल, काफ़ी कहते हैं। बट जब मैंने उसकी तह तक गई, हुँ, मैंने रिसर्च की इस बात पे, तब मुझे समझ में आया कि शायद जब तक उनकी कम्युनिटी की हम जागरूकता पूरी नहीं कर सकते हैं, तब तक राइट। उनका इलाज करना गलत था। कहते हैं वैसे हेल्थ केयर के साथ एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। और टियर 2, टियर 3 और गाँव में आज भी हमारे यहाँ बहुत लोग सोच से पीछे जा चुके हैं। अभी मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सोच नहीं रहे। कहने की बात होती है हम आज को शहर में रह रहे हैं, हमें भी लगता है कि इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है। बट गाँव में आज भी नहीं करवाते लोग। वो सोचते नहीं है लॉन्ग टर्म कभी भी अपना कि मेडिकल में किस चीज़ की कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, आने वाले टाइम में भी किसको कैसे वो एक एनवायरनमेंट भी नहीं मिलता जैसे आपने स्टोरी में बताया था। हुँ, कि वापस वो उसी रास्ते पे चले गए जिस वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई थी। हुँ। तो ये चीज़ ठीक है, आपको जो लगता है अगर हम सर्जरी की तरफ जाएँ तो कार्डिक सर्जरी होती है और एक आपकी थोरेसिक सर्जरी होती है, इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या होता है? देखिए, दोनों ही एक तरीके से ऐसे हैं जैसे एक एप्पल है, एक ऑरेंज है।
ओके। इसमें कोई समानता नहीं है। अच्छा। हार्ट के मरीजों को जिस टाइप की सर्जरी और जो चीज़ें चाहिए वो अलग हैं, और लंग्स के मरीजों को जो चाहिए वो अलग है। अच्छा, और सिर्फ डेफिनेटली। ऑपरेशन के दौरान की बात नहीं कर रही हूँ हुँ, कि ऑपरेशन के दौरान आप एक अलग ऑर्गन से काम कर रहे हैं। हुँ। इसमें अंतर उनके ऑपरेशन के पहले और बाद के इलाज में भी है। ओके, तो अगर ठीक है। मैं थोरेसिक सर्जरी करती हूँ तो मैं कार्डियक सर्जरी आईसीयू में अपना पेशेंट रखना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ ओके, की पूरा स्टाफ ट्रेंड है एक अलग कार्डियक के पेशेंट को डील करने के तौर पे। ओके, हमारा काफ़ी कुछ पोस्ट ऑपरेटिव केयर कम होता है कार्डियक सर्जरी के कंपैरिजन में। ओके। हमारा पेशेंट तीसरे चौथे दिन, क्योंकि हम लोग वैट से आजकल बड़े आधुनिक टेक्निक्स आ गए हैं, तो हाँ, हम की होल सर्जरीज करते हैं। तो की होल सर्जरी के बाद पेशेंट दूसरे तीसरे दिन, तो फर्स्ट डे हमारा पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है हर राइट। ऑपरेशन के बाद। तो वो मुझे लगता है कि ये कंपेरेबल है ही नहीं। जैसे अच्छा। अगर आप पैर की हड्डी की सर्जरी की बात करें, तो आपको लगता है कि हड्डी की सर्जरी और फेस की सर्जरी अलग चीज़ें हैं। हुँ, इसी तरीके से दोनों हैं एक रीजन में, लेकिन दोनों की सर्जिकल इम्प्लीकेशंस और सर्जिकल एक्सपर्टीज अलग अलग है। राइट। जैसे लंग सर्जरी में काफ़ी हमारे पेशेंट्स टीबी के पेशेंट्स होते हैं। ओके, ठीक है, टीबी या कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, तो लंग्स में ही अगर लंग्स में टीबी है और लंग्स में कैंसर है, दोनों की सर्जरी में ज़मीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। और इसके बारे में अब थोरेसिक सर्जन में भी एक लंग कैंसर सर्जन और लंग टीबी सर्जन नहीं होता है, राइट। दोनों एक ही इंसान करता है, लेकिन दोनों के सर्जिकल एक्सपर्टीज अलग अलग होते हैं। तो मैं समझूंगी कि ये कंपेरेबल है ही नहीं। स्मोकिंग कितना डीप इफ़ेक्ट करती है लंग्स को? स्मोकिंग, पॉल्यूशन? स्मोकिंग से लंग्स में हर प्रॉब्लम जो हो सकती है वो है। कैंसर का सबसे ज़्यादा एविडेंस है पूरी दुनिया में, क्योंकि लंग कैंसर और स्मोकिंग का एविडेंस आप समझेंगे तो बहुत सालों से, मतलब पिछले 100 सालों से स्मोकिंग रही है और कैंसर रहा है और रिसर्च रही है। तो इसका तो डेफिनेटिव एविडेंस बहुत सालों से है। ओके। पोल्यूशन का नया नया इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि हाँ, अगर हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें जो वेस्ट में हुआ था, तो उस समय पे पोल्यूशन का डायरेक्ट इफेक्ट लोगों की हेल्थ पे क्या पड़ रहा है वो कोई देखता ही नहीं था। राइट। ना इतनी मेडिकल साइंस ने रिसर्च की थी, ना इतनी लॉन्गेविटी थी कि लोग 70 साल तक जी रहे हैं जो आज की डेट में है। और तो हमारे पास, हमारे इस देश में हमारे पास ये मौका है कि अगर हमारे सही लोग जुड़ें तो हम एक्चुअल जो लंग पोल्यूशन और लंग हेल्थ का सफ़र है, इसकी एक्चुअल रिसर्च स्टडीज़ करके हम उतना ही स्ट्रॉन्ग पब्लिकेशंस कर सकते हैं जो वेस्ट में स्मोकिंग और लंग कैंसर को लेके हुए हैं, जो रैंडमाइज ट्रायल्स हुए हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो मैं मानती हूँ कि हमें करना चाहिए, वो हुँ, है एक स्पेशल सीटी स्कैन आ गया है, लो डोज सीटी स्कैन। ओके। उससे लंग कैंसर की स्क्रीनिंग हो जाती है। तो अच्छा, पोल्यूशन के संक्रमण से लंग कैंसर लोगों को कितना बढ़ रहा है उसके लिए ये प्रॉपर स्टडी की जा सकती है, बट उसके लिए हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर सबको एक साथ जुड़ना पड़ेगा। जहाँ तक आप असर की बात कहें, तो बच्चों में अस्थमा, हाँ, बड़ों में सीओपीडी, इन्फेक्शंस ज़्यादा हो जाना, कैंसर हो जाना, ये चारों ही बीमारियाँ स्मोकिंग से और लंग कैंसर से दोनों से बढ़ती हैं। अब इंसान को हम क्या एडवाइस दें कि क्योंकि पोल्यूशन में है तो स्मोकिंग कर सकते हैं या नहीं? तो मैं कहूँगी कि क्योंकि पोल्यूशन में है इसलिए जी, स्मोकिंग मत कीजिए। राइट। क्योंकि आपकी बॉडी की अगर 100 लोग स्मोक करते हैं तो 100 के 100 को कैंसर नहीं होता है। हाँ, मतलब कुछ में तो बॉडी हील कर रही है ना। बिल्कुल। तो अगर आप डबल अटैक देंगे तो हील करने की कैपेसिटी आप कम कर देंगे। तो येस, अगर पोल्यूशन से बच सकते हैं, अच्छे वातावरण में रह सकते हैं, तो मैं कहूँगी ज़रूर रिलोकेट कर दीजिए, दिल्ली आपके लिए नहीं है। और अगर नहीं बच सकते हैं तो जी, एटलीस्ट स्मोकिंग तो मत कीजिए, जिससे कि पोल्यूशन आपको और तबाह ना कर दे। राइट, बिल्कुल। आपके लिए इमरजेंसी सर्जरी होती है और एक प्लान्ड सर्जरीज़ होती हैं, हुँ। तो दोनों में क्या फ़र्क होता है आपके लिए? एक्चुअली मैं क्योंकि हर डॉक्टर का ना अलग-अलग वो होता है। कुछ ओके, डॉक्टर्स होते हैं जो वर्क लाइफ बैलेंस में खुश रहते हैं, हाँ, और कुछ होते हैं जो वर्कोहॉलिक होते हैं। बिल्कुल मैं राइट। वर्कोहॉलिक साइड पे हूँ, तो इसलिए मेरे लिए इमरजेंसी और इलेक्टिव सर्जरी में ख़ास अंतर नहीं है, क्योंकि मेरे को अच्छा, अगर इमरजेंसी आती है तो मैं खुशी-खुशी चली जाती हूँ। ओके, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो चुन के लेते हैं कि वो प्लान्ड सर्जरीज़ ही करेंगे, स्पेशली बढ़ती उम्र के साथ वो कहते हैं कि अब हमें इलेक्टिव सर्जरीज़ ही सारी करनी है। मेरी स्पेशलिटी में बहुत कम सर्जरीज़ ऐसी होती हैं जिसमें फौरी तौर पे बस 1-2 हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमारा एक पेशेंट आया था जिसको किसी ने चाकू मार दिया था अच्छा, और चेस्ट के ओके, अंदर ब्लड भर गया था। तो ओके, वो हमें इमरजेंसी करना ही करना है। हाँ, बट ज़्यादातर लंग्स में जो भी ट्रॉमा होता है, उसको आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा हड्डियाँ टूट गई हैं या कोई बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग अंदर हो रही है, तभी ऑपरेशन का नीड पड़ता है। और अगर बहुत ज़्यादा तेज़, मतलब किसी ने
किसी का चोट ऐसी लगी है कि जो दिल में छेद हो गया है, तो हम्म, उसमें ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल पहुंचते ही नहीं है। वो हमारा सिस्टम अभी उतना स्ट्रांग नहीं है जैसा विदेशों में है कि राइट। सीवियर ट्रॉमा भी टाइमली हॉस्पिटल पहुंच सकता है। वो हमारे यहाँ तो ट्रैफिक में ही फंस जाते हैं लोग। अभी काफ़ी दिक्कत है, अभी क्या मतलब हम काफ़ी समय से देख रहे हैं ये चीज़ें, नहीं हमको लगता है कहीं पे हाँ, भी। तो वो तो नहीं है, बट बहुत ज़्यादा इमरजेंसी से ज़्यादा मेरा तो इलेक्टिव ही काम है। बट ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि एक सर्जन की लाइफ में कोई भी सर्जरी इमरजेंसी में कन्वर्ट हो सकती है। ओके। हाँ, क्या बिल्कुल। होता है कि आप एक प्लान के साथ जाते हैं और फिर आप दूरबीन डालते हैं और सीटी स्कैन आपने कराया होता है और एनाटमी आपको पता होती है, आप इतने सालों से कर रहे हैं, राइट। लेकिन टीबी की वजह से वो सारी चीज़ें हेरफेर हो जाती हैं। अच्छा। तो तब आपको उस सर्जरी में ही और ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। प्लान ऑफ एक्शंस प्लान चेंज हो ऑफ जाते हैं। एक्शंस चेंज होते रहते हैं। और लंग सर्जरी में खासकर ऐसा बहुत कॉमन होता है क्योंकि लंग की एनाटमी किसी भी 2 मरीज़ों में सेम होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके। हमारे यहाँ पर बहुत सारे वेरिएशंस ऐसे चलते हैं जो काफ़ी हद तक हम प्री ऑपरेटिव सीटी स्कैन करा के उसको हम्म। समझ लेते हैं और अपना प्लान कर लेते हैं। बट ऐसा कोई डॉक्टर मुझे नहीं पता जिसने कहा है कि ऑन टेबल सरप्राइजेस नहीं हुए। वो तो होते ही रहते हैं। ऐसा कभी कुछ मिरेकल हुआ है आपकी सर्जरी में, जैसे लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स भी कभी कभी देख कर कि ये मिरेकल हो चुका है, मतलब आपको कभी लगा है पूरी लाइफ में? मुझे तो लगता है कि हर सर्जरी के बाद एक मिरेकल मैं महसूस करती हूँ। अच्छा। क्योंकि अगर मैं ऐसे अंदाज़ा लगाना चाहूँ कि किसी को मैं कहूँ कि इस सर्जरी में बहुत ज़्यादा रिस्क का संभावना नहीं है, हम्म। वो पेशेंट भी कई बार ऑपरेशन के बाद बहुत दिन तक हॉस्पिटल में रह जाते हैं। और कोई ऐसा मरीज़ होता है जिसमें हम कहते हैं कि बचने की उम्मीद ना के बराबर है। राइट, ये टफ हेल केस मेरी होता है। पास है कि ये नहीं किया तब तो पक्का जा रहे हैं, क्या पता करने से कुछ हो जाए, और हाँ। वो बच भी जाते हैं। तो ये कह पाना मेरे एटलीस्ट मैंने अपने करियर में जो एक चीज़ समझी है वो ये है कि हमारा प्रोफेशन में डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन चाहिए। जैसे अगर आपने कराटे किड वाली पिक्चर देखी हो, हाँ, तो बिल्कुल। उसमें जिस तरीके से आप अपनी बॉडी और मूवमेंट्स को कंट्रोल सीखते हैं वही हम भी सीखते हैं। राइट। और हमारे लिए ज़रूरी होता है ये सीखना कि क्या नहीं करना है, क्या हम्म। करने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्या नहीं करना है। लेकिन ये सारा आप कंट्रोल लाके आप अपने एक्शंस को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप आउटकम को कंट्रोल नहीं करते, वो आपको भगवान पे छोड़ना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपको किसी फैमिली के साथ में इमोशनल कनेक्शन हुआ है पेशेंट की? एक्चुअली ये होना नहीं चाहिए, हाँ। बट मेरे साथ होता रहता है। ओके। मैं आपसे कहूँगी कि हमें सिखाया पूरे टाइम जाता है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको मैं अपनी स्ट्रेंथ मानती हूँ। लोग सो बिल्कुल। लो म शुरू से मेरे को सिखाया गया कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मैं एमबीबीएस में थी, 3rd एमबीबीएस का किस्सा बताऊँगी, तो वहाँ पर हम लोग जस्ट क्लिनिक पे जाते थे, ओके। पेशेंट से बात करते थे ये समझने के लिए कि क्या बीमारियाँ होती हैं। हाँ। तब तो हमें राइट। कुछ नॉलेज थी नहीं ज़्यादा, पढ़ाई कर रहे थे सिर्फ़, हम्म। तो हमें बस एक्सपोज़र के लिए भेजा जाता था। वहाँ पर मैं किसी मरीज़ से बात कर रही हूँ और मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हुआ है कि मैं उनसे 1 दिन पहले बात कर ली और फिर अगले दिन हमारा होता है ना डॉक्टर्स का राउंड होता है जिसमें सारी टीम ऑफ डॉक्टर्स बिल्कुल। जा रही होती है, जी जिसमें जी। हमें पढ़ाया जाता है। हाँ। वहाँ पर वो पेशेंट मेरे से कहने लगता है कि मेरे एचओडी के सामने कह रहा है कि मुझे आपसे नहीं इस डॉक्टर से ऑपरेशन कराना है। ओके। तो बड़ा एम्बैरेसिंग था उस समय राइट। तो, लेकिन उस दिन से आज तक मैं पेशेंट के साथ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट को अपनी स्ट्रेंथ समझती हूँ। ओके। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट मेरे लिए ज़रूरी है। एक गुड सर्जन की क्या क्या क्वालिटीज होती है? मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो है वो है कि आप पैनिक आपके लाइफ में अलाउड ही नहीं है। बिल्कुल। आपको आप टीम लीडर हो उस समय, अगर आपके हाथ से भी कोई ऐसा काम हो गया है जिससे आपको लग रहा है कि अब पेशेंट को रिस्क है, उस समय भी आपको पैनिक अलाउड नहीं है। आपको अपना मेंटल स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है जैसे, तो और आपको लग रहा है कि आप शायद नहीं संभाल पाओगे, ऐसा हो सकता है। मैं नहीं बिल्कुल। कह रही कि होना चाहिए या होता है, हम्म। करियर के किस फेज़ में आप हैं, आपके साथ हो सकता है। लेकिन उस मोमेंट पे उस पेशेंट की जान ना जाए, उसके लिए आप एक ही चीज़ है जो इसमें डिफ़रेंस प्ले करती है, वो है पैनिक ना करना। पैनिक। तो आपको ये चीज़ सीखनी है, चाहे आप इमरजेंसी में पेशेंट देख रहे हैं, एक बार आया था रेलवे ट्रैक से आया, ऐसे टाँग कटी हुई है। अच्छा। यहाँ से भग-भग ब्लड गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है, अनकंट्रोलेबल ब्लड। ओके। बट वो देख के एक है कि आप एकदम से स्टन हो जाते हो, है ना? हाँ। जैसे आपके सामने किसी को गोली लग गई तो आप स्टन हो जाओगे, बिल्कुल। लेकिन हमें वो अलाउड नहीं है। अगर मेरे सामने किसी को गोली लगी है तो भी मेरे दिमाग को रैशनल होके सोच के नेक्स्ट स्टेप्स का करना है।
मैं उसका कितना हिस्सा कर पाऊंगी उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर मैं पैनिक कर जाऊंगी तो ये पेशेंट नहीं बचेगा। काफ़ी टफ है, और ये क्वालिटीज़ होती है सर्जन की जो आप लोग को बहुत इजी लगता होगा। हॉस्पिटल्स में जाते हैं लोग, तरह तरह के जजमेंट होते हैं अपनी अपनी तरफ से, लोग सही भी सोचते हैं गलत भी आजकल होता है काफ़ी हॉस्पिटल्स में देखते हैं। लेकिन एक डॉक्टर्स की तरफ से आप सोचेंगे, सर्जन की तरफ से सोचेंगे, तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस होती है कि उनको किस समय पे कैसे बिहेव करना है और कैसे वो चीज़ आगे सही करनी है। तो ये आप लोग समझ रहे होंगे कि कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि एआई जो आ रहा है आजकल, जैसे हम देख रहे हैं रोबोटिक सर्जरीज काफ़ी हो रही है, वो कितना ये रिप्लेस करेगा क्या कुछ सर्जन्स या डॉक्टर्स को, या फिर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? एक्चुअली अभी तक जो सर्जिकल स्पेशलिटी में रोबोट है वो मैन स्लेव मॉडल पे चलता है। ओके, हाँ। मतलब मैं कंट्रोल कर रही हूँ कि वो मॉडल क्या करेगा, कब रुकेगा। राइट। लेकिन साथ में पुराने जो सर्जन्स की बहुत सारी सर्जरीज हैं उसके हिसाब से उनके अंदर हम लोग ये एडवांसमेंट्स ला रहे हैं कि वो आपको चेक्स एंड बैलेंसेस में सपोर्ट कर सके। बिल्कुल। तो अभी तक एआई ने रिप्लेसमेंट वाले लेवल पे तो नहीं गया है, और मुझे लगता है कि वो ला पाना थोड़ा मुश्किल ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से एक जेफरी हंटन जो फादर ऑफ एआई माने जाते हैं, राइट। उनका मैं एक बार पॉडकास्ट देख रही थी तो उन्होंने जिक्र किया कि उनके हिसाब से प्लम्बर का जॉब नहीं जाएगा एआई के आने से। ओके। वो इसलिए क्योंकि जो टिपिकल मैकेनिकल टास्क्स हैं उसमें एआई अभी तक उतना इवॉल्व नहीं है उनके हिसाब से भी। और हमारे सर्जरी में उसका एक एडेड एलिमेंट है कि पाइप का जोड़ तो आपको पता है कि प्लम्बर के काम में वही जोड़ हाँ, लगते हैं हर बिल्कुल। पाइप में। जी। हमारे में वेरिएशंस बहुत हैं। ओके। जैसे कई बार एनाटमी अपने आप में अलग होती है, जैसे मैंने हाँ, आपको बताया लंग्स में अक्सर बिल्कुल। ऐसा होता है। दूसरा ये होता है कि कई बार बीमारी की वजह से चीज़ें टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं। तो राइट। अब आप एआई को क्या उस लेवल तक ट्रेन कर पाएँगे? मैं एआई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आज की डेट में हम नहीं है वहाँ पर। अच्छा, वो डिफरेंट चीज़ें हैं, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है एआई हुँ, का। हुँ। हम एआई को हैंडल कर सकते हैं लेकिन एआई इस फील्ड को हैंडल नहीं कर सकता, राइट? अभी तो नहीं, हाँ। लेकिन एवोल्यूशन जिस तरीके से चल रहा है, आज से कुछ साल पहले मेरा बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये होता था कि आप दूर-दराज गाँव में चले जाओ, लोगों के पास फ़ोन और टीवी तो मिल जाता है, लेकिन पूरे-पूरे गाँव में डॉक्टर नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही बात। वो प्रॉब्लम आज भी चेंज नहीं हुई है। राइट। लेकिन कुछ और चीज़ें जैसे फ़ोन की अवेलेबिलिटी से लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, हुँ। उससे एक पॉजिटिव एनर्जी एजुकेशन में पड़ी है। तो क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अगर हमें एआई को अच्छा बनाना है तो हमें उसके रेगुलेशन की तरफ भी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। ये ना हो जाए कि कुछ लोगों की ग्रीड एक लार्जर पर्पस को अफेक्ट कर जाए। बिल्कुल। तो मैं एआई के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं कह सकूँ कि हाँ ये रिप्लेस कर देगा। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आज की डेट में हम लोग जितने रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको एआई अगर है ही, अब हम इससे बच तो सकते नहीं है बिल्कुल कि नहीं बच एआई नहीं सकते, होगा, एक्सेप्ट करना तो पड़ेगा। हमें इसको एक प्रॉपर इनपुट मिले इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चैट जीपीटी पे कई बार लोगों को हेलुसिनेशन वर्ड आपने सुना ही होगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि हाँ उसकी जी। वजह से गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। हाँ, तो मैं समझती हूँ कि मेरा अगर इस एरा में मुझे योगदान देना है तो मैं चाहूँगी कि मैं एआई को सही-सही इनपुट्स देती रहूँ अपनी तरफ से अगर मुझे मौका मिले तो। बिल्कुल। काफ़ी लोग होते हैं आजकल, वो जिस एक आदत सी लग गई है लोगों को एआई की, चैट जीपीटी की। अगर वो अपनी पर्सनल भी कुछ सोच रहे होंगे दिमाग में, तो वो अपने बगल में खड़े हुए इंसान से नहीं पूछेंगे। वो एआई पे जाकर के टाइप करके प्रॉम्प्ट लेके उससे ले लेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम चली आ रही है। आपको भी लगता है गाँव में लोगों के पास में आजकल अवेयरनेस काफ़ी है, लेकिन उन गाँव में आज भी इतना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों तैयार नहीं कर पा रहे? या कहीं गवर्नमेंट का इश्यू है, या फिर वो चीज़ें चली आ रही है पहले से? क्या लगता है आपको? एक्चुअली ये ना टू साइडेड प्रॉब्लम है। ओके। मैं गाँव में सेटल होना चाहती थी, नहीं हो पाई। ओके। ये सिर्फ डॉक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, ये फिर सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम, राइट। ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, और इसकी नींव जो पड़ी है वो इसलिए पड़ी है क्योंकि अ, आप जैसे अगर आपने सीरीज़ देखी हो पंचायत, पंचायत, राइट। तो उसमें आपने देखा कि कोई सचिव आता है जो एक एजुकेटेड इंजीनियर है, हाँ, बट हाँ, अल्टीमेटली ओवर द 3 सीजन्स आपने देखा होगा कि उसका रोल प्ले उस गाँव की डेवलपमेंट में कितना छोटा होता जाता है छोटा हर होता बार। चले जाता, राइट। मैंने ऐसा ही महसूस किया, मैं गाँव में काफ़ी गई हूँ। हाँ, मैं उत्तरकाशी में कैंप्स करने जाती थी। अच्छा। हमने फ्री सर्जरीज़ की हुई हैं कैंप्स के थ्रू, श्री हुँ, साईं ओमकार ट्रस्ट के साथ। ओके, हम कैंसर अवेयरनेस, टर्मिनली कैंसर पेशेंट केयर, फिर टाटा का कैंसर प्रोजेक्ट, मैंने कई ओके, बार गाँव में जाके ये सब कोशिश की हैं। बट मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस आपकी गाँव में तभी है जब आप वहाँ से हो।
मुझे ओके। नहीं पता कि ऐसा क्यों लगा मुझे, हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे अपनाया नहीं। सुख अच्छा। बहुत दिया, इज़्ज़त बहुत दी, लेकिन राइट, अपना समझ के मिलके हम चेंज ला पाएँगे, ओके। वो करने में मैं असमर्थ रही और मैंने उसका कारण समझा कि मैं लोगों के साथ जुड़ तो गई, उनको अपना हुँ, पर्सपेक्टिव समझा तो सकती हूँ, बट वो मुझे अपना जब तक नहीं मानेंगे, तब तक मैं वहाँ पर मीनिंगफुल चेंज नहीं ला सकती, और वही मेरे ख्याल से सरकारों के साथ भी होता है। तो ये एक टू वे स्ट्रीट वाली प्रॉब्लम है। ओके, जो लोग अच्छा करना चाहते हैं और जो सिस्टम है, और दूसरा मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। जैसे मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, उन्होंने एक बहुत छोटे से शहर में जाके एक कैंसर सेंटर खड़ा किया। ओके। तो अब उनकी पूरा परिवार उनसे नफ़रत करता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग उस एरिया में नहीं रहना चाहते। सिर्फ़ ये क्योंकि रीज़न था? क्योंकि उनकी लाइफ तो खत्म हो गई ना उसमें। सबका अच्छा, गोल सेम नहीं होता ना। राइट, आपके राइट, राइट। अगर आप परिवार को लेके चलेंगे, अब आप महात्मा गांधी को भी ले लें, हाँ, वो देश के लिए बहुत अच्छा उन्होंने किया, हाँ, बिल्कुल, बट क्या वो अच्छे हस्बैंड थे? बिल्कुल। वो तो ये चीज़ कहीं एक न कहीं सवाल है, मैं इसका जवाब देने के लिए बहुत मैं नहीं अच्छी हूँ, मैं बात। उस टाइम पे पैदा नहीं हुई थी, मैंने उनकी निजी ज़िंदगी देखी नहीं है। हाँ, लेकिन ये एक सवाल है कि अगर आप लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ का बैलेंस देखेंगे, तो आप या तो एक सोच समाज के कार्यों में, आप गौतम बुद्धा भी ले लीजिए, बिल्कुल, बहुत अच्छा उन्होंने एक कम्युनिटी को वो दिया, लेकिन बिल्कुल, क्या टीचिंग्स। उन्होंने अपनी वाइफ को जस्टिस दी? हाँ, तो वो सवाल मेरे लिए एक डिलेमा है, जिसमें मुझे लगता है कि गाँव में बसने के लिए शायद वहाँ का होने से एक्सेप्टेंस ज़्यादा आएगी, और तब आपके लिए वो वर्थ इट हो जाएगा। जैसे राइट। मैं क्योंकि दिल्ली में पैदा हुई हूँ, तो मैं वहाँ जाती हूँ, तो मैं वो एक्सेप्टेंस फ़ील नहीं करती, तो थोड़े दिन बाद मेरे को वहाँ से फ़रार का मन होता है। ये मुझे नहीं, लगता ये है कि चीज़ मैंने समस्या भी है। आपने जो बताया मैंने भी रिलेट किया, अभी थोड़ा-सा आया माइंड में, सेम स्वामी विवेकानंद जी के साथ जी। में भी है। उनका जो थॉट प्रोसेस था बिल्कुल डिफरेंट था, वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, विश्व भ्रमण किया, अपने भारत के लिए सोचा, लेकिन अपने घरवालों से ही वो बुरे बने थे। हुँ, तो ये चीज़ होती है, अब मैं जैसे मेरे पॉडकास्ट पहाड़ों पे रहते हैं, हम लोग भी कई बार कोशिश करते हैं पहाड़ों पे जाके, आजकल कितने लोग हैं हुँ। जो अपनी शहर की भागदौड़ वाली ज़िंदगी से दूर पहाड़ों में बसना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए, हेल्दी क्या होगा, एक एनवायरनमेंट ही होता है। तो वहाँ पे कभी आपने कोशिश करी, अगर मैं ऐसे चाहता हूँ कि कोई आपसे कहे कि नहीं आप अगर पहाड़ों पे जाके बसना चाहते हैं और उन्हीं के लिए कुछ करना चाहते हैं आगे चल के, तब तो वो बिल्कुल अपनाएँगे। कभी लॉन्ग टर्म सोचा आपने वहाँ के लिए? हाँ, वही मैंने तो वहाँ पर कई बार जा जाके सोचा कि इस तरीके से हम चेंज लाएँगे। ओके, बट उस चेंज को लाने की जो कॉस्ट है, वो शायद मैं नहीं दे पाई। अच्छा। वो कॉस्ट ये होती है कि जैसे मेरे को बिज़ी रहना पसंद है। हुँ, अब वो चेंज लाने के लिए 4-5 साल तो जस्ट वहाँ रहना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी एक्सेप्टेंस है, के लिए, राइट। ठीक है? और उस 4-5 साल रहने में, जैसे मैं अगर यहाँ पर 1 दिन में 10 लोगों की लाइफ़ में चेंज ला सकती हूँ, तो वहाँ पर मैं एक समाज के थॉट प्रोसेस में चेंज लाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दूँगी। बिल्कुल, तो मैं शायद उसके लिए कट आउट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आज रिज़ल्ट चाहिए। हाँ, मतलब मुझे चाहिए कि मैं काम करूँ और उससे लोगों की लाइफ पे असर, पॉजिटिव असर पड़े। ये पर्सनैलिटी ड्रिवन चीज़ है। ओके। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है कि वो दूर-दराज़ जो 5 ईयर, 10 ईयर प्लान जो सरकार बनाने के लिए हुँ, सरकारी ऑफ़िसेज़ में आईएएस ऑफ़िसर बनते हैं लॉन्ग टर्म प्लान के लिए। और राइट, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है कि वो अपना छोटा-मोटा कंट्रीब्यूशन से अनेकों को जोड़ देते हैं। जी, तो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी इस तरफ ज़्यादा है, मुझे वहाँ से एक्सेप्टेंस नहीं मिली और मैं भाग आई। ओके। इसलिए नहीं कि मैं कर नहीं सकती हूँ या मेरे को और हुँ, कोई जो कॉस्ट है लिमिटेशन है उसकी, करने की, लेकिन ये है कि मुझे वैल्यू के लिए वॉल्यूम चाहिए। ओके, मुझे चाहिए वो, मैं ये नहीं कहती, और मैं समाज सेवा को बिल्कुल नहीं मानती कि समाज सेवा हम इसलिए करते हैं कि हम समाज के लिए कर रहे हैं। वो राइट। समाज सेवा हम अपने लिए करते हैं। हाँ, हमें अच्छा बिल्कुल, लग अच्छा रहा है लगता है, इसलिए करते हैं। तो राइट, वो अच्छा लगना, मैं समझती हूँ कि जीवन में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी काम को करने की मोटिवेशन, जो मेरे को लगता है सेंट्रल थीम ऑफ लाइफ सबकी होनी चाहिए, वो है कि उस काम को करके आपको महसूस हो कि ये मैं काम करके मुझे अपने समय का अच्छा यूज़ लगा। राइट। आपकी लाइफ़ में भी कभी-कभी स्ट्रेस आता होगा, तो उसको कैसे दूर करते हैं आप? एक्चुअली मेरा तो ट्रैवल सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर आज अच्छा, की डेट में है। ओके, उम, ये मैंने 5 साल से ही किया है, और अब मैं साल में 2 बार के लिए जाती हूँ, और जब ओह! मैं जाती हूँ तो मैं गायब नाइस, हो जाती हूँ। मतलब मेरे
घर परिवार को भी नहीं पता होता है कि मेरे से कैसे रीच आउट करना है उस समय। अच्छा, मैं नेचर के साथ रहती हूँ और मुझे नेचर बहुत पसंद है। तो सोलो मैं ट्रैवलिंग करते हैं या सोलो फिर ग्रुप ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग करते हैं? दोनों करती हूँ, कभी प्योर सोलो होता है, कभी ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स होता है। हाँ, राइट। मेरे को दोनों ही पसंद हैं। और अगर मैं सोलो भी जा रही होती हूँ तो मेरे को वहाँ के लोकल लोगों से बात करना बहुत बहुत अच्छा पसंद है। लगता होगा काफ़ी ना? तो मैं तो घंटों घंटों उनके साथ बात कर हाँ, सकती हूँ। राइट। वो मेरे से बात करने में भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। ये डॉक्टर बनने का शायद मेरे को एडवांटेज है। इतने सालों से हम इतने लोगों से बात कर रहे होते हैं कि जी, ये अब आसान हो गया है कि राइट। किसी के भी साथ मिलो और उससे कुछ बातचीत करो तो मैं उसके लेवल पे आके बात कर सकती हूँ। हाँ, राइट। मुझे ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे पास हर टाइप के, हर कैटेगरी के लोग आते हैं। बिल्कुल, तो हमने बात करते-करते अब ये आसान हो गया है कि मैं पढ़ पाती हूँ कि भई ये इंसान इस टाइप की बातें ही करना पसंद करेगा और फिर मुझे बात करने में अच्छा लगता है। तो मेरे लिए तो हाँ, एक ट्रैवल है। और जब कभी जैसे काम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि प्रेशर कुकर फटने वाला है, तो मैं ओके। क्राइम सीरीज़ देखती हूँ। अच्छा, ओके, दैट्स क्योंकि नाइस। मुझे उस समय चाहिए कि मैं सब कुछ भूल सकूँ। तो हाँ, वो एक उससे ज़्यादा कोई एक्टिव काम जो होगा वो ही दे सकता है आपको। अगर मैं राइट। कुछ ऐसे पॉज़िटिव पीसफुल देखने बैठती हूँ तो मन शांत नहीं होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लॉट होगा जिसमें कि दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिमाग घूम जाए, राइट, तो अपने से हट जाता है। बिल्कुल। जैसे कि बोलते हैं लोग सोलो ट्रैवलिंग में जाते हैं, तो सोलो ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं होता अभी जो समझ में आया मुझे कि आप अकेले जा रहे हैं। सोलो ट्रैवलिंग का मतलब ये होता है वहाँ जाके आपको एक नई दुनिया मिलती है, हुँ। नए लोग मिलते हैं और नया कल्चर, नया ज्योग्राफिकल एलिवेशंस होता है, ट्रेडिशन होता है, वो सब समझने का मौका मिलता है आपको। सोलो ट्रैवलिंग में जो होता है आपको आप बीच लवर हैं या माउंटेन लवर हैं? माउंटेन, मैं पहाड़ों से पूरे दिन बात कर सकती हूँ। मैं लिटरली इंसानों से नहीं, पहाड़ों से कह रही हूँ। ये तो काफ़ी अच्छा है जो हमें लगा ही आपकी हॉबी हमें काफ़ी हमारे व्यूवर्स क्योंकि मेरा पूरा चैनल मिनट्स ऑन माउंटेन्स पे है। तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपको माउंटेन्स का कहाँ लगा आपकी लाइफ में? एक्चुअली इट्स लाइक किसी मदर से कहना कि कौन-सा बच्चा ज़्यादा अच्छा है। अच्छा मेरे दैट्स लिए तो ये नाइस। उसी के बराबर बात है क्योंकि मैं अभी एक छोटा-सा शिव मंदिर था हाँ, तवांग में, राइट। सेला पास के पास में। अच्छा, वहाँ पर मुझे उतना ही अच्छा लगा जितना मुझे आर्कटिक के आइसबर्ग्स के बिल्कुल नज़दीक पहुँच के लगा। ओके, उतना ही अच्छा मुझे अपने वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रिप में एक-एक फूल की डिटेल्स जानने में लगा। वाइब्स राइट। तो या ओली के मॉर्निंग में जो मैंने सनराइज़ देखा, या मैंने बॉमडिला में नदी के पास सनराइज़ देखा सांगती वैली वाओ! में। तो मैं तो कंपेयर ही नहीं कर सकती उनमें से किसी को भी। बिल्कुल सही बात कही है। हर एक जगह का अपना अलग-अलग फ़ील होता है। तो उस फ़ील को लेकर के आपके पास में अगर मैं आपसे पूछूँ आपको एक ऐसी कौन-सी मूवी है जो हर डॉक्टर को देखनी चाहिए? एक्चुअली वही जैसे मैंने ज़िक्र पहले भी किया था, एक कराटे किड है, कराटे। जो एक हर डॉक्टर को स्पेशली सर्जन को इस डिसिप्लिन प्लस डिटर्मिनेशन के कॉम्बिनेशन से आप कैसे अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो सिखाता है। दूसरा एक मूवी जो एथिकली मेरे को लगता है कि ये एक्चुअली मूवी बेस्ड नहीं है, एक ओके, रोमांटिक कॉमेडी है, नाइट्स इन रोडांटे करके नाम है उसका। अच्छा, और ओके, उसमें एक प्लास्टिक सर्जन है, जो बहुत फेमस, बहुत अच्छा प्लास्टिक सर्जन है। ओके। और इस किसी दूर-दराज के गाँव से कोई पेशेंट सब कुछ अपना जोड़ के उसके पास ऑपरेशन कराने हुँ, आता है और एनेस्थीसिया पे ही उनके साथ अच्छा आउटकम नहीं आता है। ओके, डॉक्टर ने हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन क्योंकि सर्जन हमेशा फेस होता है तो वो सर्जन के अगेंस्ट केस हो जाता है। ओके, अच्छा, और फिर जब वो मूवी का आप रोमांटिक पार्ट और वो सब छोड़ के जस्ट वो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप देखेंगे, उससे आपको ये बहुत सी चीज़ें ऐसी समझ में आएँगी, जो आपको एक पेशेंट से जोड़ने में मदद करेंगी, जो मुझे लगता है आज की डेट में एआई की दुनिया में, गूगल सर्च की दुनिया में इतना जो फ्रॉड हो रहा है, इतना जो कॉर्पोरेटाइज़ेशन ऑफ हेल्थ केयर हो गया है, उस दुनिया में आपको एक ह्यूमन रिलेशन के तरफ वापस अगर ले जा सकता है, तो मैं कहूँगी वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो ये आज हमें जान कर के काफ़ी सारी चीज़ें पता चली होगी और मैं आप लोगों से और कमिट करूँगा कि मुझे मौका मिलेगा मैं दोबारा फिर बुलाऊँगा और एक पर्टिकुलर एक एक्सपर्टीज़ पे या टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। आप अगर हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कह सकते हैं, अपनी जो भी एडवाइस देना चाहते हैं लाइफ के लिए कुछ भी। देखिए, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी मैसेज लेके आई हूँ आज। आप प्लीज़ और प्लीज़ इसको ध्यान से सुनें। हम कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि आप बीमार पड़ें। और बिल्कुल हम नहीं है कि अगर आप बीमार पड़ेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। ये बाहर से देखने में सोच लगता है कि डॉक्टर के पास जाएँगे, उसने तो पैसे ले लिए। हुँ, लेकिन
सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एलिमेंट लाइफ का होता है वो होता है हेल्दी रहना। अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो उसका जल्दी इलाज कराना। हर बीमारी जो बिगड़ के डॉक्टर तक पहुंचती है उसमें अच्छा इलाज नहीं हो सकता है, और यही हमारे दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम थोड़ा सेल्फ इलाज करते हैं, थोड़ा पड़ोसी से इलाज करते हैं, थोड़ा गूगल से इलाज करते हैं, और इन तीन के फेल होने के बाद डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। अगर आप राइट। पहले आ जाएंगे हमारे पास तो हो सकता है बहुत थोड़े इलाज से, बहुत कम खर्चे से आप पूरी तरीके से ठीक हो पाएँ। मैं एक सर्जन हूँ, बट मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि किसी भी पेशेंट को सर्जरी ना करानी पड़े। क्यों? क्योंकि मैं खुद ये चीज़ फ़ेस कर चुकी हूँ। जब मेरी फ़ैमिली में मेरे फ़ादर की सर्जरी हुई थी, तो मैंने वो दर्द महसूस किया जो आप आज के दिन अपने किसी प्यारे के साथ महसूस कर सकते हैं। लेकिन देर से और गलत इलाज करने से अच्छा है टाइमली इलाज से। कहते हैं ना, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो प्लीज़ अपने साथ और हमारे साथ, दोनों के साथ ये कृपा करें कि अगर कोई दिक्कत है तो अपने आप से डायग्नोस करने की बजाय एक्सपर्ट को मिल लें। नहीं समझ में आए, वापस गूगल पे जाइए, वापस डॉक्टर से बात कीजिए। लेकिन ये जो आज का दौर है कि जब सब फेल हो जाता है, बिगड़ने के बाद आप आ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। थैंक यू सो मच। और ये हमारा जो चैनल है ट्रैवलिंग पे, ट्रैवलिंग कैसे हील करती है ह्यूमन बॉडी को, तो उसके बारे में आप कहेंगे क्या करना चाहिए लोगों को? ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। एक्चुअली टाइम से ज़्यादा मुझे लगता है कि ट्रैवल आपको एक मैच्योर इंसान बनाता है। राइट। ट्रैवल से आप इंडिपेंडेंट होना सीखते हैं। ट्रैवल से आप पीस ऑफ माइंड का क्या मतलब है वो सीखते हैं। राइट। ट्रैवल से आप ये भी समझते हैं कि दूर आप अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं तो आपको कैसा लगता है। ट्रैवल से आप अपने आप को कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, वो समझना शुरू करते हैं। ट्रैवल, आप चाहे रिलीजियस ट्रैवल करें, चाहे आप नेचर ट्रैवल करें, चाहे आप लग्जरी ट्रैवल करें, आप समुद्र में जाएँ, आप वाटर स्पोर्ट्स करें, आप कोई भी इनमें से एक्टिविटी करेंगे तो आपको एक तो अपनी पहचान करने में आसानी होगी, और दूसरा फिज़िकल एक्टिविटी जितनी आपकी बढ़ेगी। आज के टाइम पे जो कंप्यूटर और सोशल मीडिया का ज़माना है, सब फ़ोन पे लगे रहते हैं। आप वो फिज़िकल एक्टिविटी के बाद ये करना ही नहीं चाहोगे, मैं आपको ये कह सकती हूँ। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है। और और एक छोटा-सा इसमें हाँ, एडिशन बिल्कुल। करूँगी, लंग हेल्थ आपकी फिज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। आप राइट। पॉल्यूशन में हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, आप ये सारी चीज़ें तो अवॉइड करें। लेकिन एक और जो आप पॉज़िटिव अपनी लाइफ़ में मॉडिफ़िकेशन ला सकते हैं, वो है कि रोज़ अपनी हेल्थ के लिए 20 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज़ कोई सी भी पकड़ लें। चाहे डांसिंग हो, चाहे रनिंग हो, चाहे योगा हो, चाहे एरोबिक्स हो, चाहे कोई स्पोर्ट हो, कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी प्लीज़ अपनी लाइफ़ में ऐड करें। सिर्फ देश में प्रधानमंत्री जी ने जैसे बोला ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, सिर्फ वो प्रॉब्लम नहीं है। आपकी लंग्स को हेल्दी रखने के लिए, आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, सब चीज़ों के लिए फिज़िकल एक्टिविटी चाहिए, तो कोई एरोबिक एक्टिविटी करें। और ट्रैवल मेरे ख़्याल से सबसे अच्छी होती है क्योंकि उसमें बेस्ट। आपको सोचना नहीं पड़ता। राइट। आपके मन को खुशी मिल रही होती है, आप चल रहे होते हैं फिर भी। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा लगा सुन करके कि सांसें कितनी ज़रूरी है हर एक इंसान की लाइफ में। दिल, धड़कन, फेफड़े, हर एक चीज़ मैटर करता है हमारे शरीर में। तो सबके बारे में सोचना है, और आप लोगों को बता रहे हैं कि ये वाला जो हमारा एपिसोड था कैसा लगा, और एक सर्जन, एक डॉक्टर की लाइफ कितनी अच्छी थी, कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। डॉक्टर पल्लवी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं, मेरे शो पे आने के लिए। हम उम्मीद करते हैं आगे फिर आपको किसी टॉपिक पे बुला कर के। तो थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू।